हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं और ये ऑफिशियली 11th का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केवल इनऑर्गेनिक बचती है, यानी कि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। तो 11th का सिलेबस मेरी तरफ से तो लगभग खत्म है। इनऑर्गेनिक हम लोग 12th की पूरी केमिस्ट्री खत्म होने के बाद एक वन गो में करेंगे कोऑर्डिनेशन के बाद। तो 11th वालों के लिए तो ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन 12th प्लस वालों को भी या 12th पास वालों को भी या 12th वालों को अभी ऑर्गेनिक देखनी है। और ऑर्गेनिक अब दोनों हफ्तों में पैरेलल चलेगी, है ना। मतलब दोनों हफ्तों में मतलब क्या कि दोनों मतलब चारों क्लास अब ऑर्गेनिक की आएगी तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा सिलेबस, है ना। जैसा कहा था वैसे ही होगा, टेंशन मत लेने की जरूरत है। अभी तो फिलहाल एक दो हफ्ते तो यही चलेगा, उसके बाद हम लोग आइनिक की बात करेंगे तो 4 साढ़े 4 क्लास तो लगभग आइनिक में ही लग जाएगी, 4 या 5 क्लास, ठीक है। चलो आइनिक शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बात कर ली थी कि ऐसे केमिकल्स जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आयंस के डिसोसिएशन की बात करेंगे और आयंस को देखेंगे कैसे ब्रेक होते हैं, ठीक है। और जितना वोटिंग से पता लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इंक्लाइंड हैं कि ऑर्गेनिक शुरू की जाए, तो ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। बीच बीच में एक आध चैप्टर फिजिकल का भी लाता रहूँगा, जिससे बैलेंस होकर चलता रहे, कुछ कुछ कंप्लीट होता रहे सबका, है ना। किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य तो केवल इतना ही है। तो 2023 के PYQ जल्दी शुरू होने वाले हैं और ड्रॉपर्स के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल, और ड्रॉपर से हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक अपनी जर्नी को एम्बार्क कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलो भाई फिर आगे बात शुरू करते हैं। और हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स हमें textacam.in पे जाके मिल जा रहे हैं, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे लेक्चर नंबर पे तो नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो अर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक। तो आयंस की बात करते हैं तो आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं द कंपाउंड्स विच, आयंस मतलब आयंस कैसे बनते हैं इसकी बात करें तो कंपाउंड्स विच गिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिख देता हूं मैं, द कंपाउंड्स विच गिव आयंस in aqueous state or in molten state are called इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 कैसे आयंस देगा? ट्वाइस H प्लस और SO4 2 माइनस देगा। इसी तरह से अगर NaCl को हमें आयनाइज करना हो तो NaCl क्या देगा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। अब ये आयन से ब्रेक हो गए। आयन से ब्रेक हुए तो कितने ब्रेक हुए, कैसे ब्रेक हुए, किस पे डिपेंड करेगा? तो लिख लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी आयनाइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन produces the equilibrium between the ionized form and unionized form, the ionized form and unionized form, ठीक। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1।
नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ना, कितना टूट रहा है। तो लिख लेते हैं द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस में लिया, लाइक डिजॉल्व, लाइक हम लोग पहले से जानते हैं कि जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड नंबर 3 डाइल्यूशन, की कितना डाइल्यूट किया गया है। नंबर 4 इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है। इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम मान समझ गए कि आयनिक है, नॉन आयनिक है, कोवेलेंट है, कितना पार्शियली पोलर है, नॉन पोलर है, इस पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर एप्रोटिक है, वीकली पोलर प्रोटिक है, किस पे डिपेंड करेगा। डाइल्यूशन मतलब कि उनका कंसंट्रेशन कैसा ले रहे हो। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। टाइम डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में केवल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ना है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन से, पहला लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं अगर हम। तो हमें अगर इनके डेफिनेशन लिखने में अलग अलग ही कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, आज की क्लास में देखो केवल हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। पीएच कैलकुलेशन हम लोग कल से करेंगे, जो जरूरी भी है और मेरे को पता है उसकी जरूरत भी पड़ती है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिख देते हैं विच dissociate completely, which dissociate completely in aqueous solution, AQUO होता है, in aqueous solution, और उनका अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और उनका अल्फा जो होता है वो 1 से छोटा होता है। यार कुछ पावर फेलियर जैसा था, चलो ठीक है। तो उनका अल्फा जो होता है वो कैसा होता है, 1 से छोटा होता है। तो लिख लेते हैं विच डू नॉट डिसोसिएट completely इन एक्वस सोल्यूशन। तो उनका अल्फा कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है यार, अब अगला पॉइंट, यार इससे कुछ दिक्कत होती है ना कि थोड़ा मतलब टेक्निकल दिक्कत आई जाती है यार। अब घर पे सेटअप है ना, स्टूडियो तो है नहीं, पैसे ही नहीं है, सिंपल बात है। चलो केमिस्ट्री पढ़ानी है लेकिन वो ज़रूरी है और क्वालिटी पढ़ाना है ना। देखो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जिनके लिए अल्फा लगभग बराबर होता है और इनके एग्जांपल कैसे हैं, सारे मिनरल एसिड्स और बेसेस। ठीक, तो लिख लेते हैं ऑल मिनरल एसिड्स, मतलब कौन से, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस are strong electrolytes, strong electrolytes with some exceptions। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल लिखी दें इनके, यहीं पे यहाँ पे ख़त्म ही कर देते हैं, इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे NaOH हो गया,
KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस आर जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कैसे हैं? जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक, या फिर H3PO4, ये इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन फिर भी H3BO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन फिर भी, ठीक है, जो इसमें एक्सेप्शन आ रहा था वो इधर लिख दिया। और बेसिस कैसे हो सकते हैं? जैसे NH4OH हो गया, RNH2 हो गए, तो ये क्या है? ये एमाइंस हैं। ये क्या है? ये एमाइंस हैं। ये क्या है? ये वीक बेसिस हैं, इनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, लिख लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। एक एक करके सारी बातें डिस्कस करनी थी, तो लिख लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेगा? ठीक, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो डिसोसिएशन करेंगे आसानी से विद रिस्पेक्ट टू दोज जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा? कम होगा। तो जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है उनका डिसोसिएशन ज़्यादा है, इसीलिए वो अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे फॉर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो लिख लेते हैं सॉल्वेंट्स with high dielectric constant favors dissociation of, और इसी को हम लाइक डिजॉल्व्स लाइक भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक, जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर तुम पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे दोस्त अपने आप पढ़ने वाले हो जाएंगे, और नहीं पढ़ने वाले हो तो अपने आप नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला था क्या? डाइल्यूशन। तो लिख देते हैं ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम लोगों ने, ये वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी। और भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियो देख रखा है तभी आयनिक पे पहुंचे हो, है ना। केमिकल पूरा कर रखा है तभी आयनिक पे पहुंचे, और आयनिक अच्छे से करोगे अब केमिकल पढ़ने के बाद। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ पे अल्फा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका वेपर डेंसिटी के साथ में रिलेशन भी देखा था। तो ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, इस बात को मैथमेटिकली भी मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगी। अब क्योंकि हमें पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना है? हमें निकालनी है पीएच। तो पीएच को समझने के लिए हमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आज की क्लास बहुत बेसिक है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो यहीं डाल लेते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला देखते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट।
अरेनियस कंसेप्ट क्या है? अरेनियस के हिसाब से दो चीज़ें होंगी, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। तो अरेनियस के हिसाब से एसिड कौन से थे कि जो H प्लस प्रोड्यूस करें एक्वस सोल्यूशन में वो क्या है? एसिड। और जो OH माइनस प्रोड्यूस करें एक्वस सोल्यूशन में वो क्या है? बेस है। तो जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिडिक मतलब एक्वस सोल्यूशन में वो क्या है? एसिड है। तो लिख लेते हैं विच प्रोड्यूसेस H plus ions in aqueous solution are called acids। एग्जाम्पल अगर इसका लिखें तो जैसे H2SO4 हो गया या HCl एक्वस हो गया, तो ये क्या है? ये एसिड है। ठीक। और विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस in aqueous solution are called bases। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो NaOH एक्वस ले लें या KOH एक्वस ले लें एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अरेनियस एसिड बेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। जो H प्लस है वो क्या है? एसिड। जो OH माइनस है वो बेस है। इतनी बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। इसमें तो किसी कोई दिक्कत है कमेंट करके बता दो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो चैप्टर में। यहाँ तक तो मतलब बिल्कुल 9th-10th की बात कर रहा हूँ अभी तो, है ना। 10th में चैप्टर था एसिड बेस, वो तो पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड और बेस कौन से हैं? ब्रॉन्स्टेड एक्वस सोल्यूशन की बात कम करता है और ये कहता है कि कहीं पे भी अगर कोई H प्लस डोनेट कर सकता है तो वो एसिड है और H प्लस ले सकता है तो वो बेस है। अब OH माइनस की बात नहीं करता है ब्रॉन्स्टेड। ठीक, तो लिखता है प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन यानी कि H प्लस डोनर्स आर एसिड्स एंड H प्लस एक्सेप्टर्स are bases। H plus donor are acids and H plus acceptors are bases। ठीक, तो इसके कॉन्सेप्ट में खास बात क्या थी कि ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस या बेस और एसिड में केवल एक H प्लस का डिफरेंस है। ठीक, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। देखो मेरी गारंटी है अगर तुम मेरे साथ पूरा ये चैप्टर कर लिया तो आने का कोई सवाल तुमसे नहीं छूटेगा, ना मेंस का ना एडवांस का। ये मेरी गारंटी है। और तुम्हारे अंदर से आयनिक का फोबिया है वो मैं ख़त्म ही कर दूंगा बिल्कुल। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट एसिड और बेस पेयर has a difference of only H plus ions। ठीक, these pairs are called conjugate acid base pair। conjugate acid base pair, इन पेयर्स को क्या कहते हैं? conjugate acid base pair कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि HCl से अगर हम एक H प्लस निकाल दें तो क्या बन जाएगा? H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। तो H प्लस अगर एसिड है तो Cl माइनस जो है वो इसका क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस है।
कॉन्जुगेटेड किया, कॉन्जुगेट बेस लिख देता है, ठीक। ऐसे ही अगर हम वाटर का देख लें यार, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H3O प्लस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। जब वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अगर वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा, तो OH माइनस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। लेकिन H प्लस और OH माइनस में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक, सिंपल बात है। ऐसे ही अमोनिया का देखो, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या है, NH2 माइनस, ये क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसमें एक H प्लस जोड़ दें, और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, कोई नहीं, नो रिलेशन। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब मान लो और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े से। H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस घर से लिख के लाना, और कॉन्जुगेट एसिड भी, ठीक, ठीक है। और लिख के लाना, एक हम तो बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। H3BO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, कमेंट करके बताओ कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है। जब तुम इसका कॉन्जुगेट बेस लिखोगे तो अगर तुमने H2BO3 माइनस लिख दिया तो दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। जिसने इसने लिखा है गलत लिखा हो, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कमेंट को एडिट कर दो या ईमानदारी से स्वीकार कर लो कि तुमने गलत सोचा था, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसका कॉन्जुगेट बेस हम क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है और BOH4 माइनस बना देता है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या है, और H प्लस प्रोड्यूस करता है यहाँ से, ठीक। तो बात समझ में आ गई इतनी। H3BO3 इंपॉर्टेंट केस है, इसे ध्यान से रखना क्योंकि इसकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। कॉन्जुगेट बेस इसका ये नहीं है, ठीक है ना। क्लियर बात। देखने में ऐसा लगता है कि एक H प्लस हटा दो तो हो जाएगा, लेकिन बोरिक एसिड जो होता है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी से OH को रिसीव कर लेता है, ठीक है। वो पानी से H प्लस को क्या करता है, पानी से OH माइनस को रिसीव कर लेता है, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ रही है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस जब इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो एक और बताऊंगा, चौथा अगर किसी को नाम पता है तो लिख के बताना मेरे को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड्स, जैसे AlCl3, BF3, BCl3 एंड सो ऑन, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो क्या है, सारे लुईस एसिड्स हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेसिस। एग्जाम्पल लिखें तो जैसे अमोनिया लिख दें, वाटर लिख दें, तो ये सब क्या लुईस बेसिस है, ठीक। ये क्या है, लुईस बेसिस है। अब बात करते हैं आगे की और हेडिंग डाल लेते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब हम लोग यहाँ से आयनिक की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये बताओ, गैस करके बताओ अगर नहीं पता है तो, कि पानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कमेंट करके बताओ, पानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बताना है तुम्हें कमेंट करके। तो वाटर का ऑटो आयनाइजेशन कैसे होगा? वाटर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे भाई? के इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O लिक्विड, जो लिक्विड का हम क्या मान लेते थे? 1 मान लेते, तो लिक्विड को जल्दी जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो के इक्विलिब्रियम इंटू H2O लिक्विड विल बी इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये दो कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बना। इस नए कांस्टेंट का नाम रख लिया हमने क्या? KW। इसका नाम क्या रख लिया? KW रख लिया। ठीक, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW की वैल्यू कितनी होती है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ KW इज 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक, KW की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻⁻14 एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जो अल्फा होता है वो 1.8 इंटू 10⁻⁻18 होता है। ठीक, तो फॉर न्यूट्रल वाटर हम ये कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि अगर वाटर न्यूट्रल है तो उस टाइम पे H3O प्लस आयंस किसके बराबर होंगे? OH माइनस आयंस के बराबर होंगे। बताओ भाई, होंगे कि नहीं होंगे? H3O प्लस आयंस किसके बराबर हो जाएंगे? OH माइनस के बराबर हो जाएंगे। अब H3 और OH माइनस बराबर हो गए तो 1 इंटू 10⁻⁻14 को हम लिख सकते हैं या तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर या फिर OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो H3O प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ठीक, तो वाटर कैसा है? वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर कैसा है? वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे क्या हो रहा है? H प्लस और OH माइनस दोनों ही बहुत कम आ रहे हैं। वाटर कैसा है? वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे दोनों ही H प्लस और OH माइनस दोनों कम आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें लॉग लेना है, तो हमें ये पता है कि मैथ में तुम लोग तो चैंपियन लोग हो। लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर भी जिसे नहीं पता है उनके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ा देते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ा देते हैं। अगर कहीं लिखा है log x की पावर n, तो इसका मतलब होता है n log x। ठीक, सब हम लोग नेचुरल लॉग पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेस 10 पे कर रहे हैं सब कुछ। ठीक, अगर कहीं लिखा है log बेस 10 a अपॉन b, तो इसका मतलब क्या है? log a माइनस log b होता। और कहीं लिखा है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भाई, इन्हें ध्यान रखना है ना। अगर कहीं लिखा है log a इंटू बी, तो ये log 10 बेस पे a प्लस log b के बराबर हो जाएगा। बेस सब जगह 10 ही है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर हमें ऐसा लिखा मिल जाए log a प्लस b, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसी के बराबर नहीं होगा। बेवकूफ़ी में इसे मल्टीप्लाई मत लिख देना, ठीक है? ये ध्यान रखना कि ये किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसे मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये किसी फॉर्मूले के बराबर नहीं है। अगर इसे ऐसे लिख दें कि तुम लिख दो log a इंटू log b के बराबर होगा, log a इंटू log b के बराबर होगा, ऐसा मत लिख देना। ऐसा ये गलत है। ठीक, रॉन्ग है ये। ठीक, अब log 10 बेस पे 1 की वैल्यू होती 0, log 10 बेस पे 10 की वैल्यू होती 1,
log 10 बेस पे 100 की वैल्यू होती है 2, इसी तरह 1000 की कितनी हो जाएगी 3, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, जो इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज हैं वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू, log 10 बेस 5 की वैल्यू 0.699 होती है, एंड log 7 की वैल्यू 0.845 होती है। तो इतनी वैल्यू कम से कम याद रहेंगी, तो बाकी ये 10 तक के प्राइम नंबर लिख दिए और बाकी तुम निकाल लोगे। ठीक, अब जो पीएच होता है, पीएच जो होता है, पीएच जो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पीएच किसके बराबर होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस के बराबर। पीएच किसके बराबर है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस के बराबर। तो पी ओ एच किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस के बराबर। तो पी के ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के ए, पी के बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के बी। ठीक, वेयर के इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, यानी धीमे धीमे कराऊंगा, आराम से करो जिससे आ जाए यार। मैं इसमें चवन्नी भर का सवाल आता है, बिल्कुल चवन्नी का। ठीक, लगना चाहिए वो सवाल। के बी का मतलब है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, अब अगर हमें जो इक्वेशन दी थी कि 10⁻⁻14 इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस लिखा था, लिख दे टेकिंग लॉग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ ले लें तो क्या लिख देंगे इसे, माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस प्लस माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा पी एच और ये हो जाएगा पी ओ एच। तो इसीलिए जो तुमने बचपन से लेके अभी तक पी एच स्केल 14 पढ़ी थी वो इसकी वजह से थी। ठीक है, वो इसकी वजह से थी। ठीक, तो पी एच स्केल कहाँ से शुरू हो रही है, पी एच स्केल शुरू हो रही है 0 से 14, और 7 पे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, इधर बेसिक है और इधर क्या है, एसिडिक है। तो यानी कि पीएच के बारे में अगर लिख दें तो पीएच क्या है, पीएच अगर इक्वल्स टू 7 है तो कैसा है सॉल्यूशन, न्यूट्रल है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात हो रही है। पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ठीक, अब अगर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो पीएच स्केल भी वेरी करेगी। ठीक, तो टेम्परेचर को वेरी करने से पीएच स्केल भी वेरी करती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो सीखा वो हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और हम लोग पीएच को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास से हम लोग पीएच को डिटरमाइन करने के तरीके ढूंढेंगे और पीएच को डिटरमाइन करेंगे अलग अलग केसेस में। लंबा होने वाला है ये सेशन, अगला सेशन लंबा के मतलब 1 घंटे का पूरा ही लूँगा तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो अगले सेशन में हम लोग डिफरेंट केसेस की पीएच निकालेंगे बहुत सारे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एसिड में एसिड मिला के देखेंगे, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड में वीक एसिड, वीक एसिड में वीक एसिड, डायबेसिक एसिड, और बहुत सारे वेरिएशन करके देख लेंगे जिससे कि एसिड्स की पीएच तुम्हें निकालनी आ जाए या बेस की पीएच निकालनी तुम्हें आ जाए। और फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा जो डिस्कस करने होंगे तुम्हें घर पर बैठ के। ठीक है, अपने आप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो हम लोग मतलब थर्सडे को मिलेंगे तो हम लोग पीएच के सारे केस करेंगे। फिर देखो मैं काउंटिंग करके बता ही देता हूँ तुम्हें। थर्सडे को ये कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाएगा अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद 1 क्लास बफर की, एक बफर के बाद 1 क्लास सॉल्युबिलिटी की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्लास और आएंगे, यानी 5 क्लास में लगभग हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। बेफिक्र रहो,
मैं हूँ तो पूरा पढ़ाऊंगा। तुम अपने नोट्स उठा के देख लेना, कहीं से कहीं तक कम नहीं लिखा होगा कोई भी केस, कोई छूटेगा नहीं, चिंता मत करो, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो पूरा पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना, उसे छोड़ने में कंजूसी नहीं करनी है, मतलब उसे कंजूसी नहीं करनी है यार, करते रहो शेयर। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ी सी एफर्ट मार दोगे ना, तो सब्सक्राइबर बढ़ते खुशी मिलती है ना, डोपामाइन रिलीज हो जाता है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।